आप देख रहे हैं एफएम न्यूज, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। कोवैक्सीन कोरोना टीके पर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा और इसकी मंजूरी भी मिल गई है। बता दें कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। वहीं कोवैक्सीन भारतीय कोरोना टीका है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन क्लिनिक ट्रायल्स में लगभग 78% असरदार साबित हुई थी। वहीं जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर जल्द ही गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। उसके बाद ही बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा और बताया गया है कि बच्चों को भी बड़ों की तरह कोवैक्सीन के 2 डोज लगेंगे। और अब तक हुए ट्रायल में टीके के बच्चों की किसी तरह के नुकसान की बात अभी सामने नहीं आई है। चलिए, इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट स्वाति महेश्वरी जी। स्वाति जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। स्वाति जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा कि वैक्सीनेशन के बाद किस तरह की सावधानियां बरतनी है? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद हमें ये नहीं सोचना है कि अब हम मास्क ना लगाएं, अब हम सामाजिक दूरी का ध्यान ना रखें या हम भीड़ में अब जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मन में इस तरह का कोई भी भ्रम ना लाएं। वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको मास्क लगाना है। आपको जो सारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका लगातार प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है। साथ ही अगर वैक्सीन के बाद किसी को थोड़ा बुखार होता है, कमजोरी महसूस होती है या आपको ऐसा लगता है कि आपको दस्त हो रहे हैं या बुखार है, जो भी है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। 2-3 दिन तक ये समस्या रह सकती है। आप डॉक्टर से संपर्क में रहें। अगर उससे ज्यादा दिन आपको ये परेशानी होती है तब आपको जरूर कुछ करने की जरूरत होगी, वरना आप बस एक क्रोसिन की गोली ले सकते हैं और पानी अच्छे से पीते रहें, थोड़ा रेस्ट करें। अगर आप जिम वगैरह जाते हैं तो 2-3 दिन वैक्सीन के बाद हमें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी चाहिए, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब अपना रूटीन जो है, नॉर्मल जीवन जो है, वो जरूर वैसे का वैसे ही चला सकते हैं। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अब जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि भारत में हम 100 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं, तो जब इतने करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और हम कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, तो मन में जो शक शुबा है उसको भी अब हमें जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए और बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। और अब जिस तरह से बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गई है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षण है भारत का। और भारत की देखिए देन है विश्व को भी कि 2 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन अब स्वीकृत हो गई है। जब अगर आप अमेरिका और यूके और ऐसे बड़े बड़े देशों की बात करें तो वहां भी अभी 12 साल से ऊपर के बच्चों को ही वैक्सीन लग रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और जल्द ही हम बच्चों को भी वैक्सीन दे पाएंगे, उनको भी सुरक्षा के घेरे में ले लेंगे। ये भी एक बहुत राहत की खबर है। और आने वाले वक्त में तीसरी लहर की जब हम लगातार बात कर रहे थे और ये बात चल रही थी कि बच्चे जो है इसमें ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि वही वर्ग ऐसा है जिसको अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति में ये एक देखिए बहुत बड़ी खबर है कि हम आने वाले वक्त में बच्चों को भी अब सुरक्षित कर पाएंगे। और जल्द ही ये वैक्सीन सरकार कोशिश करेगी कि बच्चों को एक प्राथमिकता की सूची के साथ उनको भी मिलना शुरू हो, खास तौर से ऐसे बच्चों को जो पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनका इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा नहीं है, उन बच्चों को प्राथमिकता पे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी और आने वाले समय के साथ धीरे धीरे हम सभी बच्चों तक ये वैक्सीन पहुंचा पाएंगे। जैसा कि कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है कि 2 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी, तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनकी चिंता ये होगी कि क्या ये वैक्सीन सुरक्षित है बच्चों के लिए? देखिए, इसीलिए जब इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ था और शुरू में बच्चों को इस ट्रायल में शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए बच्चों को स्वीकृति नहीं मिली थी। इसलिए सरकार ने बोला था कि हम 18 साल से ऊपर के लोगों को ही ये वैक्सीन लगवाएंगे और इसीलिए अलग से बच्चों में ट्रायल किया गया है, ये देखने के लिए कि बच्चों के लिए ये सुरक्षित है या नहीं, बच्चों में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, उनके लिए क्या डोज होनी चाहिए, किस अंतराल पर ये वैक्सीन लगनी चाहिए। तो इन सभी मापदंडों को अच्छे से नाप तोल कर तब जो है ये पूरा ट्रायल कंप्लीट हुआ है। और इसीलिए डीसीजीआई की जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसने इन सब चीजों को नापते हुए, देखते हुए तब ये स्वीकृति दी है। तो हर तरह से ये सुनिश्चित किया गया है कि ये जो वैक्सीन है बच्चों के लिए सुरक्षित हो, उन्हें कोई साइड इफेक्ट ना हो और उनमें कोई गंभीर स्थिति उभर कर सामने ना आए। इस चीज का पूरा जो है अच्छे से ठोक बजा के मैं बोलूंगी कि इस बात को सुनिश्चित किया गया और इसलिए अब लोगों के मन में कोई डर नहीं रहना चाहिए इस वैक्सीन को लेकर के। और हम नवजात शिशु को वैक्सीन लगाते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं कई तरह की बीमारियों से। और आज एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन बच्चों के लिए भी उपलब्ध हो रही है। जी 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 मैम, जैसा कि अब 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी, तो क्या ये तीसरी लहर जो कोरोना की आने वाली है उससे कितनी राहत पहुंचाएगी?
देखिए, आने वाली वेव्स के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है, लेकिन जी। अभी रोल आउट होने में कितना वक़्त लगता है, कितने समय तक हम बच्चों को ये वैक्सीन पहुँचा पाएँगे, क्योंकि ज़ाइकोव-डी की भी अगर बात करें, जो कि 12 साल से ऊपर के बच्चों में स्वीकृति मिल चुकी है जिसे, वो भी अक्टूबर के अंत से बात हो रही थी कि रोल आउट हो पाएगा। उसी तरह से कोवैक्सीन का भी रोल आउट कितने समय में होगा, शायद 1 महीने या 20 दिन का वक़्त जी, लगे, जी। और उसके बाद भी फ़ेज़ आउट मैनर में होगा, क्योंकि पहले 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगेगी, फिर 6 साल से ऊपर के बच्चों को, और उसके बाद उससे छोटे बच्चों को जी। लिया जाएगा। तो जिस तरह से सरकार ने अभी बोला है कि इसके लिए गाइडलाइंस निर्धारित की जा रही हैं कि किस तरह से रोल आउट होगा, कौन से वर्ग को पहले दिया जाएगा। तो आने वाले 2-3 महीने अभी देखिए लगने वाले हैं, जिस तरह से धीरे-धीरे, लेकिन राहत भरी खबर है कि अब धीरे-धीरे बच्चे हमारे जो हैं, उनको ये वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हम ये मान लेते हैं कि आने वाले 6-7 महीने में हमारे जी। काफ़ी हद तक बच्चे ऐसे होंगे जिनको वैक्सीन लग जाएगी, जो सुरक्षित हो जाएँगे, और जैसे-जैसे ये सुरक्षा का घेरा जो है वो बड़ा होता जाएगा, उसका दायरा, वैसे-वैसे जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, वो लोग भी और सुरक्षित होते जाएँगे। इसी को हम हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जी। कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, वो भी हुँ। सुरक्षा के घेरे में आने लगेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। जी, बिल्कुल। कोरोना वैक्सीन जब वैक्सीनेशन हो जाएगी, कोविड वैक्सीनेशन बच्चों में हो जाएगी, तब क्या स्कूल खोलना कितना सेफ रहेगा? देखिए, स्कूल खुलने शुरू हो चुके हैं काफ़ी हद तक, और इसीलिए काफ़ी डर भी था लोगों के मन में, ख़ास तौर जी। से अभिभावकों के मन में बहुत डर है कि हम हुँ, भेजें हुँ। या नहीं भेजें। तो हुँ। जैसे-जैसे वैक्सीनेशन बच्चों तक पहुँचना शुरू हो जाएगा, हम भी चाहते हैं कि बच्चों का जीवन भी नॉर्मल की तरफ अग्रसर हो। जिस तरह से बड़े लोग अब अपने काम के लिए निकल रहे हैं, अपनी तमाम जी। एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि बच्चों पे जो इतना ज़्यादा मानसिक प्रभाव पड़ा है, स्कूल बंद होने से, बाहर ना निकलने से, वो धीरे-धीरे अब खत्म हो, और उसकी तरफ हम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे जब हम बच्चों को भी टीकाकरण कर पाएँगे, क्योंकि उससे जी। बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आएगा, पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा, और हम यही चाहते हैं कि जीवन सबका नॉर्मल हो, हम कोरोना को एक छोटी बीमारी बना लें, वो इतनी बड़ी हमारे लिए मुसीबत ना बन के रहे, और उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प जो हमारे पास है, वो टीकाकरण ही है। और अब ये बहुत बड़ी खबर है कि बच्चों को भी हम टीकाकरण दे पाएँगे। स्वाति जी, मेरा आपसे एक और सवाल होगा कि क्या कुछ प्रिकॉशन लेना है वैक्सीनेशन के बाद? जी हाँ, देखिए, जैसे मैंने बोला कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार ध्यान रखना है, उसको जी। हमें नहीं छोड़ना है। साथ ही हमें अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए, हमें बहुत जी। ज़्यादा एक्सरसाइज़ इमीडिएटली वैक्सीन लगवाने के बाद नहीं करनी चाहिए, और अगर हमें कोई बुखार होता है, सर दर्द होता है, या हमें किसी तरह की परेशानी सामने आती है, तो हम अपने डॉक्टर की सलाह से क्रोसिन की गोली ले सकते हैं, जी। और थोड़ा रेस्ट करें, और अगर आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ती है, तब आप डॉक्टर से संपर्क करें कि क्या कुछ और दवा लेने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन घबराएँ नहीं, परेशान नहीं हो। हर वैक्सीन के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट 2-3 दिन के लिए होते हैं। जी। जो आपके हाथ में वैक्सीन लगी होती है, वहाँ दर्द होता है, बुखार होता है, कमज़ोरी महसूस होती है, तो इससे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैम, जैसे कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन क्लिनिक ट्रायल्स में 78% असरदार साबित हुई, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है मैम आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, वैक्सीन जो है वो बहुत कारगर है, क्योंकि इतने फ़ीसद लोगों में वो कोरोना संक्रमण होने की संभावनाओं को कम कर देता है। यानी जी। कि अगर हमने वैक्सीन लगवाई है, तो हमारे पास 78% सुरक्षा जो है वो मौजूद हो गई है। लेकिन जी। हर तरह की वैक्सीन जितनी भी विश्व में अभी तक आई हैं, सभी कोई भी 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। जी। वैक्सीन जो है आपको कुछ हद तक लेवल तक सुरक्षा देती है, लेकिन आपको तीव्र बीमारी से 100% से 95% तक सुरक्षा देती है, आईसीयू जाने से बचाती है, ऑक्सीजन थेरेपी से बचाती है, आपको गंभीर बीमारी नहीं होगी, इस चीज़ से आपको प्रोटेक्शन देती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। क्योंकि जब कोरोना संक्रमण हो रहा था, तो हम देख रहे थे लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को कट ऑफ कर पा रहे हैं, अगर हम इन चीज़ों से सुरक्षित हो पा रहे हैं, तो भी वैक्सीन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जी। इसलिए हमें लगातार ये ध्यान रखना है इस बात का कि वैक्सीन जो है वो हमें सिवियर बीमारी से बचाने के लिए बहुत कारगर है। और अब जिस तरह के वेरिएंट्स आपने देखा कि तरह-तरह के वेरिएंट्स कोरोना के सामने आए, उनसे भी लड़ने के लिए जो वैक्सीन्स हैं वो काफ़ी हद तक कारगर है और हमें सुरक्षा दे रही हैं। जी। इसलिए वैक्सीन पर अपना भरोसा बनाए रखें और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करें जिन्होंने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है कि वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद स्वाति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। बात करने के।
तो जैसा कि स्वाति जी ने बताया कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, सभी को वैक्सीन ज़रूरी है और ऐसे में आज 2 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन की मंजूरी मिल गई है। तो वहीं जानकारी ये भी मिली है कि केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर जल्द ही गाइडलाइंस जारी की जाएंगी और उसके बाद से ही बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। और साथ ही ये भी बताया गया है कि बच्चों को भी बड़ों की तरह कोवैक्सीन की 2 टीके लगेंगे और अब तक हुए ट्रायल में टीके के बच्चों को किसी तरह के नुकसान की बात सामने नहीं आई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे खबरों का रुख करेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बुलेटिन में अगली खबर का रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुए बवाल में मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए अंतिम आदरसा कार्यक्रम का शुरू हो गया है। वहीं श्रद्धांजलि सभा के लिए करीब 30 एकड़ इलाके में इंतजाम किया गया। ये कार्यक्रम स्थल घटनास्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं श्रद्धांजलि सभा में 5 लाख किसानों के आने की संभावना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी पहुंच गई और मृतक किसानों की अंतिम अरदास में शामिल भी हुई। वहीं इस मौके पर किसान नेता राकेश शिकायत भी वहां मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस लाने के मकसद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को एक बार फिर से रथ यात्रा पर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इस यात्रा का आगाज कानपुर से कर रहे हैं और 2 दिन में 190 किलोमीटर की यात्रा में 4 जिलों का रुख करेंगे। वहीं इस यात्रा के जरिए अखिलेश यादव कानपुर बुंदेलखंड का दौरा करेंगे, जो एक दौर में बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी का दबदबा वहां पूरी तरह से कायम है। अब ऐसे में कानपुर बुंदेलखंड इलाके में सपा के लिए बंजर पड़ी जमीन, राजनीतिक जमीन को अखिलेश क्या सियासी उपजाऊ बना पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संबोधन किया। पीएम ने इस मौके पर कहा कि भारत के लिए मानवाधिकारों की प्रेरणा का, मानवाधिकार के मूल्यों का बहुत बड़ा स्रोत आजादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास है। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके दिल्ली और कई अन्य शहरों में हमले की साजिश थी। गिरफ्तार आतंकी के पास एक हैंडबैग, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए और एक AK-47 मैगजीन और 60 गोलियां भी बरामद हुई हैं। पकड़ा गया आतंकी नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचा था। आतंकी की पहचान मोहम्मद अशरफ अली पुत्र उमरदीन पाकिस्तान के पंजाब निवासी के रूप में हुई है, जो अली अहमद नूरी के नाम से भारतीय नागरिक के रूप में दिल्ली के साक्षी नगर में रह रहा था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने हमारे 5 जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। यहां शोपियां में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इसमें से एक आतंकी की पहचान गांदरबल के मुख्तार शाह के रूप में हुई है, जिसके बिहार के एक रेहड़ी वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी थी। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बीते कुछ दिनों में आतंकियों की नई रणनीति को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर फिर से सक्रिय हो गई हैं। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा NIA के बड़े पैमाने पर इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। देश में कोयले की कमी के चलते कई राज्यों में बिजली के संकट की आशंका गहरा गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने सवाल किया कि अगर देश में कोयला की पर्याप्त मात्रा है तो देश भर में बिजली संयंत्र क्यों बंद हो रहे हैं? ये झूठे दावे आखिर क्यों किए जा रहे हैं? कोयला आयात बंद होने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। आखिर केंद्र सरकार इस पर क्या सोच रही है? राजस्थान की गहलोत सरकार ने बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पर U-टर्न ले लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि विधानसभा में हाल ही में पारित राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण विधेयक 2021 पर एक बार फिर से विचार करने के लिए वो राज्यपाल से उसे वापस भेजने का अनुरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विधेयक को पढ़ने और समझने के लिए कानूनीविदों को दिया जाएगा और उनकी सलाह के आधार पर इसे आगे बढ़ाना जाएगा या फिर नहीं बढ़ाने का फैसला किया जाएगा। बिजली संकट जल्द सुलझाने की उम्मीद। अमित शाह ने कोयला संकट पर बैठक की और बैठक में ऊर्जा और कोयला मंत्री मौजूद रहे। देश में बिजली संकट जल्द सुलझाने की बात की उम्मीद भी की गई। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऊर्जा मंत्री RK सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बड़ी बैठक की। घंटे भर चली बैठक के दौरान तीनों मंत्रियों ने बिजली संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता और इस समय बिजली की मांग पर चर्चा की और बैठक में बिजली और कोयला मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए। बिहार के CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। बता दें, मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। किसानों के साथ साथ बिहार सरकार ने कोरोना काल में जान गंवाने वालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर भी सामने आई है। इस साल बाढ़ में फसलों की हुई क्षति के मुआवजे के लिए सरकार ने 550 करोड़ रुपए जारी किए हैं और कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारी RSS की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। राज्य के खट्टर सरकार ने 1967 और 1980 में जारी 2 आदेशों को वापस ले लिया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक थी। और विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि क्या मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार BJP RSS की पाठशाला चला रही है। बिहार के सिवान में पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शादी के बंधन में बंध गए हैं। सोमवार की शाम उसामा का सिवान के तिलहट्टा बाजार स्थित सिराजुल मदरसा में इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह हुआ। वहीं उसामा के निकाह में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। बता दें कि उसामा का निकाह चांदपाली गांव में रहने वाले आफ्ताब आलम की डॉक्टर बेटी आयशा के साथ इस्लामिक रीति रिवाज के साथ हुआ।
अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नियंत्रण भी अडानी समूह को मिल गया है। अडानी समूह ने सोमवार से इस एयरपोर्ट का नियंत्रण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हासिल कर लिया है। वहीं सरकार ने अडानी समूह को 50 साल के लिए एयरपोर्ट लीज पर दिया है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर JS बेहरा ने सोमवार को अडानी जयपुर इंटरनेशनल लिमिटेड के चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर विष्णु झा को एयरपोर्ट की चाबी सौंपी। खबरों के मुताबिक बलहारा ने कहा कि अब जयपुर एयरपोर्ट को ऑपरेशन मैनेजमेंट और डेवलपमेंट अडानी समूह द्वारा PPP मॉडल पर तैयार किया जाएगा। दिल्ली NCR समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मानसून के लौटते ही हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होते दिख रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि त्योहारों के सीजन में वायु प्रदूषण के स्तर पर रहेगा और मौसम में तेजी के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन पर दिन बढ़ रहा है, जिस कारण लोगों की सेहत पर असर देखने को मिल सकता है। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने कॉम्बिन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से लूटे के 9 मोबाइल फोन और तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।